बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और उसमें हमने मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर देख लिए थे। उन मेन कंपोनेंट में वन ऑफ द कंपोनेंट वाज मेमोरी, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। We have already discussed about central processing unit or processor। तो आज मेमोरी के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ना स्टार्ट किया था, और हमने कहा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, रैम एंड रोम। रैम के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रॉम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी के नाम से ही क्या जाहिर है कि दैट मेमोरी इज़ रीड ओनली, मतलब आप उस पर कुछ भी रीड तो कर सकते हैं, लेकिन राइट बार बार नहीं कर सकते। जो भी इंस्ट्रक्शंस उस पर राइट होंगी वो परमानेंटली होंगी, इसी वजह से इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रोम जो है वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस को परमानेंटली स्टोर करने के काम आती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ भी हो जाए तो रोम में जो भी इंस्ट्रक्शन सेव होती हैं वो ज़ाया नहीं होती। यही वजह है कि हम रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रोम में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैन्युफैक्चरर एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ रोम स्टोर कर देता है। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, रोम में मौजूद इंस्ट्रक्शन खुद ब खुद लोड हो जाती हैं, खुद ब खुद एग्जीक्यूट होने लगती हैं। There are different type of ROMs available. First of them is PROM. PROM stands for Programmable Read Only Memory. ये जो रोम की फॉर्म है ये बहुत कॉमन है। ये इनिशियली ब्लैंक होती है। यूज़र और मैन्युफैक्चरर इस पे एक दफ़ा डाटा और प्रोग्राम को लिख सकता है बाय यूजिंग द स्पेशल डिवाइसेस। अगर इवन कोई एरर आपके पास ड्यूरिंग द राइटिंग हो जाता है तो तब भी उस एरर को दुरुस्त नहीं किया जा सकता, बिकॉज आप इस पे डाटा को जस्ट वन टाइम ही राइट कर सकती हैं। सो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी रोम की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम डाटा को बार बार चेंज नहीं कर सकते, और एक दफ़ा ही जो लिखा जाता है डाटा को सोच समझ के लिखा जाता है ताकि बाद में आपको उसमें चेंजेस की ज़रूरत ना पेश आए। सो ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। दूसरी टाइप जो है रोम की वो है रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रेजेबल के नाम से क्या जाहिर है कि ये भी इनिशियली ब्लैंक होती है। डाटा और प्रोग्राम इस पर स्पेशल टूल यूज़ करके लिख सकते हैं, लेकिन ना सिर्फ लिखे जा सकते हैं बल्कि रेज भी हो सकते हैं। जैसे स्पेशल डिवाइसेस यूज़ करके इस पर डाटा और प्रोग्राम को लिखा जाता है, वैसे ही स्पेशल डिवाइसेस इस्तेमाल करके उन्हें रेज भी किया जा सकता है, और उसके बाद यूज़र इस पर चाहे तो न्यू प्रोग्राम्स को लिख सकता है। थर्ड फॉर्म ऑफ रोम इज़ इलेक्ट्रिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM. User can raise and write instructions with the help of electrical pulses. कोई एरर आता है, ठीक है, या कोई भी और मसला होता है, नई इंस्ट्रक्शंस को राइट करना है, तो हम इलेक्ट्रिकल पल्सेस की मदद से ऐसा कर सकते हैं। सो रीड ओनली मेमोरी इज़ ऑफ थ्री टाइप्स। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें हम एक दफ़ा के बाद कुछ नहीं लिख सकते। रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसपे हम रेज कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस इफ सम एरर अकर। और इलेक्ट्रिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसपे नंबर ऑफ टाइम्स हम डाटा को चेंज कर सकते हैं। एस रैम और डी रैम के दरमियान डिफरेंस हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि रैम और रोम में बेसिकली क्या डिफरेंस है। रैम हमारे पास एक टेम्परेरी मेमोरी है, वाइल रोम हमारे पास परमानेंट मेमोरी है। डाटा जो भी आपका रैम में है उसको आप चेंज या डिलीट कर सकते हैं,
रोम में मौजूद इंस्ट्रक्शंस को ना तो आप चेंज कर सकते हैं, ना ही हम डिलीट कर सकते हैं। रैम में जो भी इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स हैं वो कंटिन्यूसली प्रोसेस होते रहते हैं। रैम में नई इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस को लिखना पॉसिबल नहीं होता। रैम इज़ वोलाटाइल, मतलब इस पे डाटा या इंस्ट्रक्शंस उतनी देर ही बरकरार रहते हैं जितनी देर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी बरकरार रहती है। रोम इज़ नॉन वोलाटाइल। रैम पे हम इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, वाइल रोम पे हम इंस्ट्रक्शंस को राइट अप करते हैं एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो दोनों में ये वाला डिफरेंस भी है। नेक्स्ट कुछ डिफरेंसेस आपके हैं पी रोम और ई पी रोम के दरमियान। पी रोम क्या है, हमारे पास प्रोग्रामेबल मेमोरी है। ई पी रोम क्या है, रेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी है। तो जो पी रोम है आपके पास, उस पर सिर्फ एक दफ़ा ही आपको इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं, और ई पी रोम में आप एक से ज़्यादा दफ़ा इंस्ट्रक्शंस को लिख सकते हैं। जितनी दफ़ा चाहें आप उस पर इंस्ट्रक्शंस को लिख सकते हैं। पी रोम में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को आप रेज नहीं कर सकते, जबकि ई पी रोम में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को हम रेज कर सकते हैं। अगर कोई एरर पी रोम पे डाटा को लिखते हुए अकर होता है तो वो हमारे पास अनयूजेबल हो जाती है पी रोम। ई पी रोम के केस में ऐसा नहीं है, अगर कोई एरर आता है तो स्टिल हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस को एक दफ़ा ही लिखा जाता है तो ये लेस यूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें इंस्ट्रक्शंस को बहुत दफ़ा लिखा जा सकता है तो ये ज़्यादा यूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये है कि पी रोम जो है वो आपको, जो कि एक ही दफ़ा इस पर डाटा और इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं तो उसकी यूजेबिलिटी कम होती है। ई पी रोम में चूँकि हम मल्टीपल टाइम्स इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं तो ये ज़्यादा यूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट ये है कि एक मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं कैश। कैशे भी बोलते हैं लोग, कैश मेमोरी भी बोलते हैं। अब कुछ बातें इसके बारे में कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होने की बिना पे बहुत दफ़ा इसका नाम सुनोगे। तो ये जो है ये हमारे पास बहुत ही स्मॉल साइज्ड मेमोरी होती है और बहुत फास्ट होती है। ये स्पीड ट्रांसफ़र ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्पीड अप करने के काम आती है। रैम से ज़्यादा फास्टर होती है ये। जो हमारे पास बार बार इंस्ट्रक्शंस और डाटा ने इस्तेमाल होना होता है वो कैश मेमोरी में स्टोर होते हैं। जब भी हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस, आपको पता है मैंने समझाया हुआ है, बताया हुआ है कि सीपीयू उसी डाटा और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है जो रैम में अवेलेबल हो। तो जब फर्स्ट टाइम डाटा और इंस्ट्रक्शन रैम में अपलोड होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसकी एक कॉपी जो है वो कैश मेमोरी में सेव हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जब भी सीपीयू को उनकी ज़रूरत होती है वो रैम को खंगालने के बजाय कैश मेमोरी से वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस उठा लेता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है। अब हमने ये भी पढ़ा था कि स्टैटिक रैम ही कि हम एक चिप इस्तेमाल करते हैं टू बी यूज्ड एज कैश मेमोरी। जो कंपोनेंट हमने पढ़े थे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के, उनमें नेक्स्ट कंपोनेंट था बस इंटरकनेक्शन। कंप्यूटर में हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, जैसे सीपीयू है, मेन मेमोरी है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये सारे के सारे डिवाइसेस पार्ट होते हैं मदरबोर्ड का, और ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं, इन सारे डिवाइसेस के दरमियान डाटा कैसे ट्रांसफ़र करता है। ऑल दीज आर लिंक्ड बाय मींस ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल, और दैट कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड बस इंटरकनेक्शन। अच्छा, अब कंप्यूटर बस क्या है? अब कंप्यूटर बस इज़ अ कॉमन पाथ जिसके ज़रिए से डाटा और कमांड सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तीन चीज़ें हैं जिनके दरमियान आपके पास डाटा और कमांड से ट्रांसफ़र होना होता है। दीज आर सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उन तक भी डाटा सेंड और रिसीव होना होता है। तो इन सब के दरमियान डाटा और इंस्ट्रक्शन के ट्रांसफ़र के लिए हम कंप्यूटर बसेस इस्तेमाल करते हैं।
कंप्यूटर बसेस क्या है, सिंपल डाटा लाइंस हैं, वायर्स हैं जिनके ज़रिए डाटा ट्रांसफ़र होता है। अब हर बस की अपनी एक कैपेसिटी होती है। जिस तरीके के साथ आपकी इंटरसिटी जो बसेस चलती हैं उनका क्या काम है, वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती हैं। इसी तरह के साथ कंप्यूटर में जो बसेस हैं वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस को या एड्रेसेस को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। बस आप लोगों की आम रूटीन की जो बस होती है उस पर जितनी नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं उतनी ही पैसेंजर एक वक्त में मूव कर सकते हैं। इस कंप्यूटर बस में जितनी डाटा लाइंस होंगी उतनी ही जितनी डाटा लाइंस होंगी उसी हिसाब से डाटा उसमें एक वक्त में मूव हो सकता है। और जो डाटा बस एक वक्त में कैरी कर सकती है डेट इज़ कॉल्ड बस विड्थ। अ हायर बस विड्थ का मतलब, अगर मतलब बस विड्थ आपकी ज़्यादा होगी तो बस ज़्यादा डाटा कैरी कर सकती है और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि वो बस इज़ 32 बिट्स, तो इसका मतलब है इसमें 32 लाइंस हैं और ये एक वक्त में 32 बिट्स या 4 बाइट, बिकॉज 1 बाइट इज़ इक्विवेलेंट टू 8 बिट्स डाटा को ट्रांसफ़र कर सकती है। इसी तरीके के साथ अगर हमारी 64 लाइंस की बस है तो 64 बिट डाटा कैरी कर सकती है। मुख्तलिफ़ तरह की बसेस हमारे पास होती हैं, लाइक सिस्टम बसेस हैं और एक्सपेंशन बसेस हैं। सिस्टम बस का क्या काम है, वो कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट सच एज सीपीयू और मेन मेमोरी को कनेक्ट करती है। सिस्टम बसेस का क्या काम है कि ये हमारे पास कंप्यूटर की सीपीयू और मेन मेमोरी को आपस में कनेक्ट करती है। 70 to 100 लाइंस की बसेस होती हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम बस में हमारे पास है डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। नेक्स्ट हम इन सबको डिटेल में भी देखेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ एक्सपेंशन बसेस भी हैं। एक्सपेंड करने का मतलब होता है बढ़ाना। एक्सपेंशन बस का क्या काम है, इट इज़ यूज टू कनेक्ट सीपीयू विद पेरिफेरल डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस collectively are called peripheral devices such as mouse, keyboard, printer, scanner. एक्सपेंशन बसेस भी हमारे पास 16 to 64 बिट्स वाइड होती हैं और मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती हैं। ये बसेस सीपीयू को एक्सपेंशन स्लॉट जो आपकी मदरबोर्ड पे होती हैं उसके साथ कनेक्ट करती हैं। एक्सपेंशन बसेस आपको ज़्यादा फास्टर ट्रांसफ़र स्पीड प्रोवाइड करती हैं और वाइडर बिट्स प्रोवाइड करती हैं फॉर हायर डाटा ट्रांसफ़र रेट टू द मैनी पेरिफेरल डिवाइसेस। डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हमारे पास सिस्टम बसेस जो हैं उनकी डिटेल अब हम देखते हैं। सिस्टम बसेस में सबसे पहली टाइप जो है वो है हमारे पास डाटा बस। डाटा बस के नाम से ही क्या जाहिर है कि इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। डाटा बस क्या क्या कैरी करेगी, डाटा बस डाटा कैरी करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से सीपीयू की तरफ लेके जाएगी। ये डाटा मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान ट्रांसफ़र करेगी। जितनी नंबर ऑफ़ लाइंस होंगी डाटा बस में उतनी ही जो होगी वो फास्टर स्पीड होगी डाटा ट्रांसफ़र की। अगर किसी डाटा बस में ज़्यादा डाटा लाइंस होंगी तो वो ज़्यादा डाटा कैरी कर सकेगी। अगर किसी में कम डाटा लाइंस होंगी तो वो कम डाटा को कैरी करेगी। अगर किसी कंप्यूटर में 64 लाइन डाटा बस है तो उसका क्या मतलब है, वो एक वक्त में 64 बिट्स ऑफ डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। डाटा बसेस जो होती हैं ये बाय डायरेक्शनल होती हैं, मतलब इन पे डाटा बोथ डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मतलब सीपीयू मेमोरी से डाटा को रीड करने के लिए भी इन्हीं लाइंस को इस्तेमाल करेगा और राइट करने के लिए भी इन्हीं लाइंस को इस्तेमाल करेगा। उसके बाद है एड्रेस बस। एड्रेस बस के नाम से ही क्या जाहिर है कि ये जो है बसेस के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। एड्रेस बस का क्या काम है, ये एड्रेसेस को कैरी करेंगी। हमने पढ़ा था कि हमारी मेमोरी छोटे छोटे ब्लॉक से मिलके बनी होती है और हर ब्लॉक का एक नंबर होता है। डैट इज़ कॉल्ड द एड्रेस ऑफ डैट बस। हर एक जो है एक आईडी होती है, हर उसकी
इसी तरीके के साथ हर कंपोनेंट की भी एक आईडी होती है। अगर कोई भी कंपोनेंट अब किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ डाटा शेयर करना चाहता है तो क्या होगा कि उसको उसकी आईडी, जिसको हम एड्रेस कहते हैं, वो मालूम होनी चाहिए, तभी वो उसके साथ कम्युनिकेट करने के, कनेक्ट करने के या उसके साथ डाटा वगैरह का इंटरचेंज करने के काबिल होगा। तो हमारे पास एड्रेस बस किस काम आती है? जो भी डाटा हमने रीड करना है उसका एड्रेस, या जहाँ पे भी डाटा हमने राइट करना है उसका एड्रेस एड्रेस बस पे मूव होगा। और उसके बाद ये जो एड्रेस बस है ये यूनी डायरेक्शनल है, मतलब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन को एक डायरेक्शन में ही कैरी कर सकती है, और वो डायरेक्शन है फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेन मेमोरी। माइक्रो प्रोसेसर ने जहाँ से डाटा रीड करना है वो एड्रेस बस पे भेजेगा, तो क्या होगा, वहाँ से डाटा रीड होकर डाटा बस के ज़रिए माइक्रो प्रोसेसर तक वापस चला जाएगा। सिमिलरली माइक्रो प्रोसेसर ने जहाँ पे डाटा राइट करना है उसका एड्रेस बस पे भेजेगा, तो और साथ डाटा बस पे भेजेगा, तो उस पर्टिकुलरली एड्रेस पे डाटा राइट अप हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास एक और बस है। अच्छा, जितनी नंबर ऑफ़ लाइंस होंगी एड्रेस बस में उतनी ही मेमोरी बड़ी कंप्यूटर की एड्रेस हो सकती है। उसके बाद है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस इन इटसेल्फ कुछ नहीं करती, बल्कि ये ट्रैफिक कंट्रोलर या ट्रैफिक सार्जेंट का काम करती है। इसका काम ये है कि डिफरेंट कमांड्स और कंट्रोल सिग्नल एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स के दरमियान भेजेगी। ये देखेगी, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फैच करेगी, अगली इंस्ट्रक्शन जिसने एग्जीक्यूट होना है डाटा बस पे वहाँ से रवाना करेगी, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगी, टाइमिंग इंफॉर्मेशन देगी, कॉमन सिग्नल। अब आगे आप देखिए, ये है जैसे सिस्टम सीपीयू है, रैम है, इनपुट आउटपुट है। आप देखें इसमें आपको डाटा बस नज़र आ रही है, एड्रेस बस नज़र आ रही है, और इनका इंटरकनेक्शन आप देखें कि सीपीयू किस तरह से डाटा बस पे डाटा रखेगा, देगा, और साथ एड्रेस बस पे उसका एड्रेस देगा। रैम किस तरीके के साथ एड्रेस बस पे एड्रेस देगी और डाटा बस पे डाटा रखेगी, और सेम इज़ द प्रोसीजर विद आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब हमारे पास कुछ कॉमन कमांड्स हैं, जैसे जो दे सकती है बस के इंटरकनेक्शन से रिलेटेड। मेमोरी राइट है, राइट डाटा टू अ गिवन लोकेशन इन मेन मेमोरी है। मेमोरी रीड है, रीड डाटा फ्रॉम अ गिवन लोकेशन इन मेन मेमोरी है। उसके बाद इनपुट आउटपुट राइट है, राइट डाटा टू अ गिवन इनपुट डिवाइस है। इनपुट आउटपुट रीड है, रीड डाटा फ्रॉम अ गिवन इनपुट डिवाइस है। बस रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट फॉर अ कंट्रोल ऑन द बस फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये रिलेटेड हैं बस इंटरकनेक्शन से। तो हमने आज क्या देखा, हमने आज एक तो ये देखा कि रोम क्या काम करती है। रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी, इट इज़ नॉन वोलाटाइल, क्योंकि डाटा और इंस्ट्रक्शंस इस पर ठहरे रहते हैं इवन जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ना भी हो। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रोम की जो टाइप्स हैं, रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इलेक्ट्रिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। फिर हमारे पास रैम और रोम का हमने डिफरेंस देखा। फिर रोम की मुख्तलिफ टाइप्स में पी राम्स और ई पी राम का डिफरेंस देखा। ये हमारे पास एक कैश मेमोरी है जो स्मॉल और बहुत फास्ट होती है। ये जो फ्रीक्वेंटली डाटा हमें रिक्वायर्ड होगा वो डाटा कैश मेमोरी में सेव हो जाएगा ताकि बाद में इजीली एक्सेस हो सके। इसी तरीके के साथ बस इंटरकनेक्शन है। बस इंटरकनेक्शन का क्या काम है कि ये मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में बसेस जोड़ने के काम आती हैं। कंप्यूटर में डाटा और कमांड सीपीयू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान जिन चैनल्स के ज़रिए मूव होता है दोज आर कॉल्ड बसेस। जो बस की कैपेसिटी है वो नंबर ऑफ़ डाटा लाइंस पे डिपेंड करती है। एक वक्त में जितना डाटा बस उठा सकती है वो बस विड्थ कहलाता है।
हमारे पास सिस्टम बसेस भी हैं और एक्सपेंशन बसेस भी हैं। फिर हमने सिस्टम बसेस की मुख्तलिफ टाइप्स देखी, लाइक डाटा बस जो डाटा कैरी करने के काम आती है, और नंबर ऑफ़ लाइन्स इन डाटा बस तयन करती हैं इस बात का कि ये बस कितना डाटा कैरी कर सकती है, और यही तयन करती हैं कि वो कंप्यूटर कितना फास्टली एक्ट करता है। फिर एड्रेस बस है कि हमारे पास हर कंपोनेंट जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है उसका एक एड्रेस होता है, मेमोरी के हर ब्लॉक का एक एड्रेस होता है। तो इन एड्रेसेस को भी जहाँ पे भी सीपीयू राइट और रीड करना चाहेगा डाटा, उसका एड्रेस बस के ज़रिए मूव करेगा। उसके बाद एक कंट्रोल बस है, इसका क्या काम है, ये एक कंप्यूटर कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डिफरेंट सिग्नल्स को भेजने के काम आता है।